नमस्कार, मैं दिनेश जसवाल, प्राकृतिक चिकित्सा प्रचारक, समाधान प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र से प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा लाइलाज माने जाने वाले रोगों की सफल चिकित्सा के बारे में प्राकृतिक चिकित्सा के रिसर्च स्कॉलर एवं सफ़ेद दाग लिकोडर्मा पर भारत के एकमात्र शोध ग्रंथ के लेखक आचार्य शिवेंद्र मिश्र जी से प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी चर्चा आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। नमस्कार आचार्य जी, आज हम चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। प्राकृतिक चिकित्सा मूलतः देखें तो संपूर्ण आयुर्वेद है। जैसे हम BAMS के पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, वो आयुर्वेद का एक हिस्सा है जिसे हम औषध चिकित्सा कहते हैं। वो संपूर्ण आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा ही है। और प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत मूलतः पंचमहाभूत और 3 मौलिक तत्व मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 तत्वों से जो बनी प्रकृति का ये उत्पाद है हमारा शरीर, इसका संतुलन बनाए रखना ये प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य है। क्या प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा सभी प्रकार के रोगों का इलाज संभव है? प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ही सभी प्रकार के रोगों का इलाज संभव है। और इस बात को जानने और समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारा शरीर क्या है, क्योंकि शरीर में ही रोगों का वास है। तो चूंकि शरीर ही रोगों का धारक है, तो हमें शरीर को ही समझना है। 5 महाभूत और 3 मौलिक तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 जो तत्व हैं यही मूल प्रकृति के तत्व हैं। और इन्हीं ऊर्जा प्रधान तत्वों से एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में आने पर स्थूल पदार्थ का निर्माण होता है, स्थूल शरीर का निर्माण होता है। तो इस हमारे जो दिखाई देता है शरीर, इसके भी 3 ही स्तर हैं। एक तो हमें जो बाहर हमारी आँख, नाक, मुँह का, ये स्थूल शरीर है। दूसरा है इसके अंदर जैसे हमारे लिवर हैं, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, आते हैं, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शरीर की जो मशीनरी है, क्रियाशाली, जिसके द्वारा हमारे शरीर में सभी प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं। आहार से लिए गए भोजन का पाचन, दहन, और उसके बाद उससे रसों का पृथक्करण, फिर मल विसर्जन, फिर उन रस से रक्त का बनना। तो इस तरह जो हमारे शरीर का क्रियात्मक शरीर है, उसे हम कहते हैं ऊर्जा शरीर, अंतः शरीर, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वस्तुतः उसी पर हमारे शरीर का सारा क्रियात्मक तंत्र व्यवस्थित है। तो जो तीसरा शरीर है हमारा, वो है मानस शरीर। उसके अंतर्गत मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 तत्व आते हैं। तो रोग का जो कारण है, प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है रोग के मूल कारण पर विचार करना, रोग के मूल कारण की चिकित्सा करना, माने शरीर की चिकित्सा करना। रोग के लक्षणों पर प्राकृतिक चिकित्सा ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जैसे हमारा जब पेट दर्द होता है, तो पेट दर्द एक व्यक्त लक्षण है कि हमें तकलीफ होती है, पेट में मरोड़ उठती है या फिर कहीं पर कुछ फंसा महसूस होता है, ये है रोग का लक्षण। अब इस रोग के लक्षण के आधार पर एक तो सीधी सादी बात है कि हम इस दर्द को कम करने के लिए कोई ना कोई दवा दे देते हैं। आयुर्वेद में शूलवर्जनी बटी है, अग्नितुंडी बटी है। सामान्य तौर से हम घरेलू तरीके से देख लेते हैं, अजवाइन और नमक गर्म पानी के साथ फाँक लिया और हमारा दर्द खत्म हो गया। लेकिन यदि ये दर्द गैस के कारण हुआ है, तो अजवाइन और नमक फाँकने से ठीक हो जाएगा। किंतु यदि यही दर्द पेट में किसी घाव के कारण होता है, तो ये अजवाइन नमक से ठीक नहीं होगा। तो पेट का दर्द लक्षण है, लेकिन पेट के दर्द का कारण क्या है, जब तक उसे न समझा जाए, तब तक ये पेट का दर्द हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। तो औषधि का काम है तात्कालिक लक्षणों पर प्रभाव करना। प्राकृतिक चिकित्सा का जो संपूर्ण विमर्श है, वो इस बात पर है कि पेट में ऐसी अवस्था क्या है जिसके कारण ये दर्द हो रहा। औषधि का जो प्रयोग है प्राकृतिक चिकित्सा में, वो सिर्फ सीमित मामलों में है, जबकि रोगी लक्षणों से भी पीड़ित है, क्योंकि उसकी जो पीड़ा है वो तो लक्षणों की है।
सर दर्द हो रहा है तो वो तो तत्काल जो उसे दर्द हो रहा है उसकी वो भी पीड़ा है, लेकिन चूंकि प्राकृतिक चिकित्सा देखती है कि भाई इसकी ये जो पीड़ा है वो है किस कारण, तो यदि वो उसी कारण पर टिका रहे व्यक्ति या चिकित्सक, तो जो तत्काल की तकलीफ है ना ये तो रोगी को परेशान करती ही रहेगी। तो प्राकृतिक चिकित्सा तात्कालिक लक्षणों को समाप्त करने के लिए औषधियों का उपयोग भी करती है, तो उसके मौलिक कारणों को खत्म करने के लिए शरीर के शोधन पर बल देती है। और तीसरी बात है कि शरीर में यदि विकृति ऊर्जा तंत्र से संबंधित है जहां औषधियों का कोई खास उपयोग होता ही नहीं, तो वहां पर संपूर्ण काय शोधन की बात भी करती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा चूंकि कारण को आधार बनाती है, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा ही किसी भी रोग को जड़ से खत्म करने का एकमात्र उपाय है, और जिसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि उसमें औषधि दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। ये रोग और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनमें औषधियों की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, वो सिर्फ फिजियोथेरेपी आदि जैसे सामान्य से प्रक्रियाओं के साथ ठीक हो जाते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, और अगर रोग से पूरी तरह मुक्ति पानी है तो प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा अन्य कोई विकल्प है ही नहीं। आचार्य जी, प्रश्न मन में ये आता है, प्राकृतिक चिकित्सा में कौन कौन सी विधियां प्रयोग में की जाती हैं? हाँ देखिए, जैसे मैंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों का जो धारक है शरीर, और जो उसके प्रमुख कारक हैं वात पित्त कफ, तो वात पित्त कफ दरअसल दोष हैं। प्राकृतिक चिकित्सा इनसे ऊपर भी, जिनसे इन दोषों का निर्माण होता है, पंच महाभूतों पर विमर्श करती है। पंच महाभूतों के अंतर्गत आप जानते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं। इन पंच महाभूतों में भी आपसी संयोग से ये जो तीन दोष हैं इनकी उत्पत्ति होती है। तो ये जो तीन दोष हैं वात पित्त कफ, वस्तुतः वात अलग चीज है और वायु तत्व अलग चीज है। ऐसे ही पित्त तत्व अलग है और अग्नि तत्व अलग है। पित्त दोष है, धातु है, स्थूल तत्व है, पदार्थ है, जबकि अग्नि ऊर्जा है। इसी तरह वात जो है वो पदार्थ है और वायु जो है वो ऊर्जा है। इसी तरह जल पदार्थ है, लेकिन जल अपने मौलिक रूप में ऊर्जा भी है। तो मूल कारण हमारे शरीर में जो किसी भी रोग का होता है, वो जो औषध चिकित्सा है आयुर्वेद की, वो कहती है कि जब दोष विकृति हो जाती है, वात पित्त कफ में विकृति हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो ये बात तो हुई पदार्थ की, क्योंकि वात पित्त और कफ ये तो पदार्थ है। असल में इन पदार्थों का भी जो मूल कारण है पंच महाभूत, जब तक उनमें कोई असंतुलन नहीं आएगा तब तक ये दोष असंतुलित होंगे ही नहीं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में विभिन्न प्रकार की पद्धतियां प्रयोग में आती हैं। अब जिसमें औषध चिकित्सा, काय शोधन, अब काय शोधन के अंतर्गत आकाश तत्व की चिकित्सा, आकाश तत्व में शरीर में जितना भी खोखला स्थान है वो सभी आकाश तत्व है, और जितना भी खोखला स्थान है उसमें वायु व्याप्त है, इसलिए आकाश और वायु ये सम्मिलित हैं। तो आकाश तत्व की चिकित्सा, इसे हम योगा थेरेपी के द्वारा इसका निदान इलाज करते हैं। और यदि अग्नि तत्व की अव्यवस्था है शरीर में, जिसमें ऊर्जा विकृत हो जाती है, रजोगुणी क्रिया ऊर्जा, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी, जिसको हम आयुर्वेद में मालिश करना, कसरत करवाना, या फिर जल की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसे हम हाइड्रोथेरेपी आजकल कहते हैं। फिर तीसरी आती है मर्म थेरेपी। मूलतः प्राकृतिक चिकित्सा में मर्म थेरेपी प्राकृतिक चिकित्सा की जान है। मर्म थेरेपी मतलब हमारे शरीर पर 108 मर्म स्थान है जो ऊर्जा के सर्किट होते हैं, आप उन्हें बटन्स कह सकते हो ना। जिस तरह हम अपने कमरे में एक वायरिंग की हुई है, बहुत सारे आर्गन्स चल रहे हैं, पंखा चल रहा है, बल्ब चल रहा है, राड्स जल रही हैं, और सभी को कंट्रोल करने के लिए स्विच लगे हुए हैं। तो जो अनंत ऊर्जा है हमारे शरीर में, जो मूलाधार से लेकर
ब्रह्मरंध्र तक प्रवाहित होती रहती है, वो अनंत ऊर्जा ही नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारे शरीर में वैसे ही जैसे बिजली के तार विभिन्न आर्गन्स को चलाते हैं, इसी तरह हमारे हर आर्गन को कोई नर्व डील कर रही है जो हमारी रीढ़ की हड्डियों से निकलते हैं, और वो नर्व भी आगे चलकर जाल बनाती हैं। तो जाल में ही जहाँ से ऊर्जा इधर से उधर को क्रॉस करती है वो मर्म पॉइंट होते हैं। और ये मर्म थेरेपी दरअसल शरीर के असाध्य रोगावस्थाओं में भी चमत्कार की तरह काम करती है। ये जो एक्यूप्रेशर है या एक्यूपंक्चर है, ये आयुर्वेद की मर्म थेरेपी की नकल है, या यूं कह लीजिए कि उसी का और ज़्यादा विस्तार है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में योगा, कायशोधन, औषधि प्रयोग, ये तीनों ही पद्धतियां काम में लाई जाती हैं। औषधियों के संदर्भ में हम ये जरूर बता दें कि लोगों को भ्रम होता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में भी क्या औषधियों का प्रयोग होता है। तो जी हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा में औषधियों का प्रयोग होता है, और जिनमें भी होम्योपैथी की औषधियों का बिल्कुल रामबाण उपयोग होता है प्राकृतिक चिकित्सा में, क्योंकि होम्योपैथी औषधियाँ जो होती हैं वो मूलतः ऊर्जा तत्व ही होती हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा शरीर के ऊर्जा तत्व के संतुलन का ही नाम है। तो प्रायः हम आयुर्वेद की औषधियों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक रूप से जो पौधे हैं जैसे हैं वैसे ही उनसे हम स्वयं अपने औषधियाँ खुद तैयार करते हैं। तो उसके साथ साथ होम्योपैथी औषधियों का भी हम बहुत जिम्मेदारी के साथ उपयोग करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में औषधियों का भी उपयोग है, शेष फिजियोथेरेपी और योगा। आचार्य जी, क्या प्राकृतिक चिकित्सा के आरोग्यकारक परिणाम काफ़ी देर से मिलते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा से ज़्यादा त्वरित गति से परिणाम देने वाली दूसरी कोई पद्धति है ही नहीं। ये एक भ्रम लोगों के दिमाग में या तो जानबूझकर बैठाया गया है, या फिर उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में चूँकि कोई जानकारी नहीं है तो एक भ्रामक स्थिति है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। आपको लूज मोशन, जिसे हम ग्राम्य भाषा में दस्त आना कहते हैं ना, मल पतला होकर पेट में मरोड़ होकर और पानी के जैसा दस्त आने लगे, तो दस्त के दो रूप होते हैं। एक तो पेचिस जिसे डिसेंट्री कहते हैं, और एक होता है लूज मोशन जिसमें मल होता है और पानी की तरह बह रहा होता है। तो ऐसी अवस्था में जिसे हम कालरा और हैजा जैसी परिस्थिति कह सकते हैं, भाई कालरा हो जाए, हैजा हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, औषध चिकित्सा जितनी भी है, कोई ना कोई दवा ही देगी खाने के लिए। तो दवा पेट में ही जाएगी, और पेट का संतुलन पहले से ही बिगड़ा हुआ है। पेट में दवा गई और मरीज जो है पुनः मलत्याग के लिए भागा, तो वो दवा तो निकल गई, या तो वो निकल गई या वो पची ही नहीं। तो जब दवा पचेगी नहीं तो वो परिणाम क्या देगी? स्वाभाविक बात है, एक तो खुराकों से वो कंट्रोल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर एक प्राकृतिक चिकित्सक दस्त की इस भीषण अवस्था में कोई दवा देता ही नहीं। मैं बहुत छोटा सा टोटका आपके दर्शकों के लिए बता दूं, जरूर जरूर, क्योंकि ये परिस्थितियाँ प्राय लोगों के घरों में आ जाती हैं, तो उससे थोड़ा सा उन्हें राहत भी मिलेगी और प्राकृतिक चिकित्सा पर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा कि भाई दस्त की ऐसी अवस्था में चाहे कालरा हो, चाहे पेचिस हो, चाहे कोई भी हो, आप किसी दवा का उपयोग ना करें। रोगी को सीधा लिटा दें और उसकी नाभ में अदरक का रस जितना भर जाए उतना भर दें। थोड़ा जलन तो करता है, पर कोई बात नहीं। आप नाभ में रस भरेंगे, दूसरे ही क्षण उसका पेट बंध जाएगा। दोबारा उसके दस्त की कल्पना आप नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है मैक्सिमम कि एक दस्त और आ जाएगा बस। उसके बाद फिर उसे लूज मोशन उसी जगह ब्लॉक हो जाएगा, और कायदे से देखो तो उसे 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाद में वो जलन करने लगता है। क्योंकि इतनी देर में दस्त आपका बंद हो गया, आपको ना दवा खाने की ज़रूरत है, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, इतने काफ़ी है बस। तो प्राकृतिक चिकित्सा से ज़्यादा त्वरित गति से आरोग्य दिलाने वाली कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो दीर्घकालिक रोग हैं, जैसे कि सोराइसिस है, गठिया है,
कुछ ऐसे न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए प्राकृतिक चिकित्सा में भी समय लगता है। तो ऐसी कौन सी चिकित्सा पद्धति है जो 10 दिन में ठीक कर देती है? अरे भाई एलोपैथी में तो इलाज ही नहीं है इन सब चीज़ों का। तो आयुर्वेद की दवाइयाँ भी तो आपको 7 साल 2 साल खानी ही पड़ती हैं। धन्यवाद आचार्य जी, आज आपने हमारे दर्शकों को प्राकृतिक चिकित्सा की बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी है। मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आप भी अपने जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं और सुखी और निरोगी जीवन पाएं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को दबाएं एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले अगले वीडियो में हम एक बहुत ही लाइलाज माने जाने वाले रोग गठिया, जिसे कि अर्थराइटिस कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।